मिलता है, लेकिन अगर हमारी पहले से ही ये हमारा प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारा बजट फिर दोबारा से इंक्रीज करे होगा, हमें वर्क करने की जरूरत होगी। क्योंकि सर अगर हमारा बजट इंक्रीज होता है तो आई थिंक सो कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही इफेक्ट करता है इस बात को लेके। मुझे लगता है फिर सारी प्लानिंग ही हमें दोबारा से करनी पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें ना दो चीजें हम जो बता रहे थे बिफोर क्लास। सबसे पहले तो ये है कि प्रोजेक्ट्स जो किए जाते हैं उसके ऊपर जो टाइप है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, कि आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं कर रहे हैं जो कंट्रैक्टर के लिए क्लाइंट के लिए आप कर रहे हैं, उसका जो रिलेशनशिप है कि वो आपने किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया और उसके अंदर इस किस्म की प्रोविजनिंग रखी है या नहीं रखी। लेट्स सपोज कि कुछ चीज़ महंगी हो गई या इन्फ्लेशन रेट या डॉलर की प्राइसेस या मटेरियल जो है वो उसकी शॉर्टेज होगी उसकी वजह से चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें एक तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने उसके अंदर वो क्लॉजेज ऐड की हैं या नहीं की हैं। ठीक है, सेकेंडली इसमें ये चीज़ है कि जिस तरह से आपने बताया कि इनिशियली अगर आपकी प्लानिंग जो है वो रियलिस्टिक है, वो अच्छी प्लानिंग है, तो उसके अंदर वेरिएशन जो है वो कम है और कम रहेंगी। और एक दफ़ा जब प्रोजेक्ट का बजट फिक्स हो जाता है तो उसको फिर चेंज करवाना जो है ना उसके लिए बड़ी एक ऑब्जेक्टिव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन और उसके लिए जो है ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं विद एविडेंस के व्हाई वी नीड टू रिवाइज द प्रोजेक्ट्स बजट। सो इन द बिगिनिंग जो है ना इट्स अ काइंड ऑफ फिक्स थिंग। ठीक है, और कोशिश यही किया जाता है, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की डेफिनेशन यही है कि आपने उसकी इतनी रियलिस्टिक प्लानिंग की कि आपने जो टाइमलाइन डिसाइड की थी और आपने जो बजट डिसाइड किया था उसी के अंदर उसको जो है ना आपने डिलीवर किया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस, द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस कि आपने प्रोजेक्ट को जो है वो उस डिलीवरी कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर, टाइमलाइन के अंदर, क्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर और बजट के अंदर जो है ना वो डिलीवर किया। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली गुड इन प्रोजेक्ट। जी सर, मैं थोड़ा सा अगर अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूं तो सर इसमें टाइम जो है ना सबसे अहम है सर। अगर टाइम नहीं होगा सर, अगर टाइम लिमिट के अंदर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपका जो कास्ट है वो अफेक्ट होगी। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है सर कि ये जो क्लास मैंने शुरू की थी 4th सेमेस्टर, इससे पहले मैंने घर बना रहा था, तो 8 फ्लोर की जो केबल्स मैंने ली थी सर वो कोई 32,000 की थी, और आज ही सर मैंने 1st फ्लोर की केबल्स ली हैं सर 65,000 की सर। तो अगर टाइम लिमिट के अंदर आप कर लेंगे फिर तो आप कास्ट और बजट्स का मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर आप टाइम के अंदर काम नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है ना वो बजट और जो कास्ट है वो अफेक्ट होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैद भी इसमें ना थोड़ी सी अगेन मैं ये डिस्कस करूँ, प्लानिंग उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स सपोज जिस तरह से आप घर की बात कर रहे हैं, आपने केबल्स ली, अब ये देखेंगे ये इसकी जो केबल्स की जो प्राइसिंग होगी वो कॉपर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर कॉपर की वैल्यू जो है ना ऊपर नीचे गई तो आपकी जो है ना वो कॉपर केबल जो है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो अगर तो सिस्टमेटिक तरीके से ना प्रोजेक्ट किया जाए ना कि लेट्स सपोज मेरे पहले 1 महीने में ये काम होना है, दूसरे महीने में ये काम होना है, उस वक्त इन चीज़ों की जरूरत होगी और उसके साथ साथ आपने अपना कैश फ्लो भी देखना है। ठीक है, कि आपके पास कितनी कैश का अवेलेबल है, कितना जो है ना आप उसको जो है ना वो डिलीवर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर प्लानिंग रियलिस्टिक की जाए तो उसकी वजह से कॉस्ट सेविंग्स आती है। इस तरह से आपका तजर्बा भी बताया। अच्छा सर, ये जो आपने यूनिक आउटकम्स लिखा है इसका क्या है? क्या जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका जो सर्विसेज जो दे रहे हैं या जो भी है उसका जो रिजल्ट मिल रहा है उसके फीडबैक के उसमें कह रहे हैं, या आपके पास बजट ऐसा है कि आप और चीजें ऐड करना चाह रहे हैं उसमें, आपके न्यू क्रिएटिविटी या आप कुछ आइडिया, या मुझे थोड़ा प्रोजेक्ट बताएंगे आउटकम्स। यूनिक आउटकम का मतलब ये है, ठीक है, यूनिक ये मैंने किसी ने मैसेज किया है कि आप जो है ना वो स्लाइड शो नहीं हो रही, मैंने अभी सिर्फ व्हाइट जी सर। अच्छा, जो यूनिक आउटपुट की बात है, यूनिक आउटपुट का मतलब ये है कि आप कोई आउटपुट करेंगी, एट द एंड ऑफ द डे जो उसकी आउटपुट आएगा वो डिफरेंट होगा। वो ऐसा नहीं है कि यार ये बैक बंद करें यार अपना मोबाइल प्लीज। सर आप माइक ऑफ कर दें ना, आप म्यूट कर दें। ओके जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो
यूनिक का मतलब ये है कि इट शुड बी अ न्यू थिंग। आपने कोई नई वेबसाइट बनाई तो वो दूसरी वेबसाइट से डिफरेंट है, ठीक है। आपने लेट्स जिस तरह से प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन और ऑपरेशंस में प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ऑपरेशंस की जो आउटपुट है वो यूनिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप शेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपने 1000 शेयर्स बनाई, दे आर सिमिलर। तो जो आपका प्रोजेक्ट है बेसिकली उसकी जो आउटपुट है वो सिमिलर इस तरह से नहीं होगी, वो बहुत डिफरेंट होगी, ठीक है ना। लाइक इट विल बी समथिंग न्यू, यू विल डेवलप सम न्यू प्रोडक्ट। जी क्वेश्चंस? सर अगर माइंड ना करे एक बार थोड़ा सा करेंगे, शायद मुझे ना थोड़ी सी आवाज ड्रॉप हो रही थी, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई आउटकम्स का जो आप बता रहे थे। सर यूनिक आउटकम्स हम इसमें ले सकते हैं कि समथिंग डिफरेंट जो हम पीछे वर्क कर रहे हैं, या फिर जो हम कुछ खास मकसद के लिए कुछ खास टास्क मतलब स्पेसिफिक परफॉर्म करना, स्पेसिफिक चीज़ों को लेके स्पेसिफिक प्लानिंग के साथ भी स्पेसिफिक ही आउटकम्स लेके आना, मीन्स के समथिंग डिफरेंट और समथिंग न्यू। तो ये यूनिक आउटकम्स हो सकते हैं। देखिए मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। सीधा आप सबको वेयर ऑल मोबाइल यूजर्स, ठीक है। अब जब कोई मोबाइल बनता है ना नया, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब वो मोबाइल बनता है, when it is developed for the first time, let's suppose iPhone 11 और iPhone 12, ठीक है, जब वो फर्स्ट टाइम डेवलप होगा ना, वो एक यूनिक आउटपुट होगी, वो प्रोजेक्ट होगा बेसिकली। बट वंस इट इज डन और उसको जो है ना मिलियंस ऑफ उसकी पीसीज जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यूनिक डिलीवरेबल का मतलब ये है कि आपने कोई चीज फर्स्ट टाइम बनाई, ठीक है, इट वाज नॉट देयर बिफोर, ठीक है, तो दैट इज द यूनिक आउटकम। मगर जब आप एक ही प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करें बार बार जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होता है, तो वो जो है उसको हम जो है ना प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये बात आपको हमने अभी तक जो डिस्कस किया बेसिकली कि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। हमने जो है वो प्रोजेक्ट के कॉन्स्टेंट्स डिस्कस किए, ठीक है। हमने कॉन्स्टेंट्स के साथ साथ हमने जो है वो मेन डिस्कस किए कि क्लाइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है और आपका कंसल्टेंट क्या है, ठीक है। ये चीजें मेरा मेन चीजें डिस्कस की है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो उसमें अभी पूछें, मजीद सवाल करें आप। एनी क्वेश्चन? सर कंसल्टेंट जो होता है ये क्लाइंट के बिहाफ पे काम कर रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल बजट फ्लो और ये चीजें जो हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो सारा बजट फ्लो चल रहा होता है और सारी जो परचेजिंग वगैरह हो रही होती है उसे देख रहा होता है, उसे हम कंसल्टेंट कहेंगे ना। कंसल्टेंट बिल्कुल क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर काम कर रहा होता है, उस तरह की आउटफ्लो इसका ज्यादातर काम करो टेक्निकल है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है इसका। पीएमसी होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन हुआ है वो डिलीवर हुआ है या नहीं हो रहा, क्वालिटी के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। जो काम ड्राइंग्स बनी थी उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये इसका काम है। श्योर सर, थैंक यू। सर प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट आना लाजमी है? प्रोजेक्ट के अंदर कंसल्टेंट का होना जरूरी है भी और नहीं भी, डिपेंड्स। अगर कोई स्केल का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कंसल्टेंट उसको हायर किया जाता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है ना वो बेसिकली इन्वेस्टर होता है, उसने प्रोजेक्ट डेवलप करवाना होता है, ठीक है। दैट हैज टू डेवलप द प्रोजेक्ट। अब वो उसकी अपनी जो है ना टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती है, ठीक है। अब वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो खुद नहीं पता काम हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा, इसलिए क्लाइंट नीड ए थर्ड पर्सन टू सुपरवाइज द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क।
ठीक है। तो इसलिए कंसल्टेंट बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो लाजमी होता है, जरूरी होता है, ठीक है, मगर छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो कंसल्टेंट हमेशा नहीं होता। सर ये कंसल्टेंट को प्रोजेक्ट मैनेजर भी कह सकते हैं? देखिए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट बेसिकली कंपनी होती है, इट्स अ कंपनी, ठीक है, या इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। उस कंसल्टेंट के कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो कि कंसल्टेंट साइड से होता है, ठीक है। इसी तरह से एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का अपना प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। सर अभी आपने जैसे बात की है यूनिक आउटकम की, आईफोन की आपने एग्जांपल दिया, अगर उसके अंदर कोई डिफॉल्ट है या वो इस तरह का है तो फिर हम उसका आउटकम अच्छा नहीं है, यूनिक नहीं है, देन वो प्रोजेक्ट को हम इसमें क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप ये चीज समझें कि यूनिक का मतलब अच्छा नहीं है प्रोजेक्ट में। जिस तरह से हम लिटरली एक वर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, तो यार अपना माइक म्यूट करो यार, ये आवाज आ रही है पीछे। यूनिक का मतलब ये है, यूनिक का मतलब ये है कि इट इज अ डिफरेंट आउटकम, इट इज नॉट सिमिलर, इट इज डिफरेंट। यूनिक डजंट मीन अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यूनिक का मतलब ये नहीं कि कुछ चीज बहुत ही कुछ डिफरेंट है, मतलब कोई बहुत ही अच्छी चीज है तो आप उसको जाने करेंगे, ऐसी आउटकम नहीं। यूनिक का मतलब ये है कि इट इज अ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब जो दूसरा आपने सवाल किया वो क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। क्वालिटी से रिलेटेड किस तरह से है कि आप जो चीज आपने डेवलप की, आपने कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाई, बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, जो उसने मांगा था उसके मुताबिक नहीं है, ठीक है। तो उसको ऑफ कोर्स there will be rework according to the contract, उसके ऊपर जो है ना उसकी दोबारा वर्किंग होगी कि ये काम जो है ना हमारे उसके मुताबिक नहीं रहता, we have to work again। सर मेरे ख्याल से तो प्रोजेक्ट को जो डिफरेंट बनाते हैं उसके रिसोर्सेज होते हैं, यूनिक आउटकम सर शॉर्ट नहीं, हमने ना आई थिंक सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है सर और यूनिक आइडियाज जो हैं वो उसको यूनिक बनाते हैं सर। सर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रही है। देखिए यूनिक का मतलब ये नहीं कि आप अपने से कुछ चीज को ऐड करके दे देंगे, ठीक है। यूनिक मतलब इट्स डिफरेंट, लाइक जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के अंदर एग्जांपल दी कि एक कंपनी है जो कि ग्लास मैन्युफैक्चर करती है, वो एक ही तरह की 1000 पीसेस मैन्युफैक्चर कर देती है, ठीक है, एक ही तरह के, तो वो यूनिक नहीं है, वो सेम है। यूनिक का मतलब ये कि एक ग्लास है दूसरी बोतल बनी हुई है, दे आर यूनिक, मगर ये कोई इतनी अच्छी चीजें नहीं है, मतलब आप बंदा कह के दे आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। हमने कुछ भी अपने से वैल्यू ऐड नहीं करनी। क्वालिटी का मतलब ये है कि जो कस्टमर हमसे कह रहा है कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें वही बना कर देंगे। वी मे नो बेटर देन द कस्टमर, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू दैट बिकॉज़ सर कोई चीज अगर फर्स्ट टाइम बनती है तो हम उसको यूनिक कह सकते हैं? जी वही यूनिक होती है जो कि फर्स्ट टाइम है, ठीक है, जो कि डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट। सर डेफिनेटली जो चीज फर्स्ट टाइम बनती है पहले अगर नहीं बनी हुई तो डिफरेंट ही होगी और वो यूनिक हो सकती है। या परफेक्ट सर। जी मजीद इसके ऊपर डिस्कशन चाहिए? सर पे जो आपने फर्स्ट पॉइंट टेम्परेरी का समथिंग लिखा था वो क्या था सर? अब वो क्योंकि स्क्रीन है नहीं। It's 4 o'clock. उसका मतलब ये था कि इट्स अ टेम्पररी एंडेवर। टेम्पररी एंडेवर का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट होता है वो टाइम बाउंड होता है, ठीक है ना, 2 साल 3 साल 4 साल। सही सर। तो सर उसमें मजीद और प्रोजेक्ट ऐड करना है या जो स्पेसिफिक एक ही प्रोजेक्ट है जो उसका टाइम ड्यूरेशन है बस उसी के लिए वो टेम्परेरी के लिए वो है? नहीं,
आपने किसी खास वक्त के अंदर एक खास प्रोडक्ट डेवलप करनी है विद इन द स्पेसिफिक टाइम बजट, जी ठीक है? तो ठीक वो है आपका एक प्रोजेक्ट है। आप देखें, आप फ्री में तो कोई भी नहीं काम करता। प्रोजेक्ट बेसिकली एक स्पेसिफिक कॉस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट डेवलप की जाती है और ठीक उसके है लिए आपको टाइम बताया जाता है। हम्म अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना लाइक आपको कोई प्रोडक्ट कोई बताया जाए कि आप कोई वेबसाइट बिल्ड करें या कोई एप्लीकेशन बिल्ड करें या आप कोई रोड की कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है? अब उसके लिए जरूरी सी बात है, आपको स्कोप बताया गया कि आपने यही काम करना है और उसके लिए इतना बजट है और इतने रिसोर्सेज और इतना टाइम है, तो उसी को ही आपने कंप्लीट करना है। ये प्रोजेक्ट होता है। ठीक है सर सर हमने जो अभी तक सर सो इस फार सर कंस्ट्रेंट्स इसमें डिस्कस किए हैं, हमने सर स्कोप, टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी को सर रखा है सर। आर देयर अदर फैक्टर्स टू सर जो कंस्ट्रेंट्स के तौर पे हम एज अ प्रोजेक्ट को उसको अफेक्ट करते हैं सर? बिल्कुल, ये जो आपकी क्वालिटी, कॉस्ट और टाइम है ना, बेसिकली क्वालिटी, सर कॉस्ट और टाइम, ये बेसिकली बेसिक कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको हम ट्रिपल कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना? We call them as triple constant triangle, triple constant, ठीक है? ये ट्रिपल फाइन कांस्टेंट सर। है, इसमें आपकी टाइम आ जाती है, आपकी क्वालिटी आ जाती है, आपकी कॉस्ट आ जाती है, ठीक है? मगर इसके अलावा बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि किसी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि लीगल जिस तरह से कुछ लीगल इन्फोर्समेंट है, ठीक है? कोई रेगुलेटरी सर अथॉरिटीज है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं नियर टू द एयरपोर्ट, तो आप कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। यू कैन नॉट मूव फ्रॉम द फर्दर हाइट। अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं हाई राइज का वहाँ पे, तो एक स्पेसिफिक हाइट से ज्यादा आप उसको जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, वो भी एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है? इसी तरह से किसी स्पेसिफिक एरिया में आप कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टेंट, इस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टेंट का, वो लिमिटिंग फैक्टर है। फाइन सर, वो वेरी कर सकता है फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और चीजों के साथ। जी, प्रोजेक्ट कांस्टेंट में ये रिस्क एंड रिसोर्सेज आ सकते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। कौन से वाले? रिस्क एंड रिसोर्सेज? रिसोर्सेज या बिल्कुल कस्टमर बिल्कुल, ये सर्टिफिकेशन। हम उसको उन चीजों की तरफ जाएंगे। हम बेसिकली प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें यही है। ओके सर, मींस के मेन है जो ये, तो ये टाइम, स्कोप एंड क्वालिटी आ गई है, लेकिन डिस्कशन के लिए वो टॉपिक नहीं है। जी, उनको हम ना अभी डोमेन्स डिस्कस करते हैं, तो डोमेन्स के अंदर वो आ जाएंगी सारी चीजें, रिसोर्सेज और रिस्क। ओके सर। सर प्रोजेक्ट के हवाले से एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा, जी प्लीज। एक मूवी की एग्जांपल से। सर एक इंडियन मूवी है टार्जन के नाम से, काफी सारे लोगों ने देखी भी हो, शायद आपने भी देखी हो। उसमें सर अजय देवगन जो है वो एक कार डिजाइन करता है, तो उस कार डिजाइन का जो उस कार डिजाइन की वजह से उसको जो कस्टमर्स होते हैं और जो आगे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उसे मार देते हैं। तो उसका बेटा फिर जो है वो उसकी कार को एक तालाब से निकाल के लाता है और अपने जो उसके जो वालिद का जो वो होता है डिजाइन, उस डिजाइन पे काम करता है और वो पूरा प्रोजेक्ट फिर उसके लिए जो जो चीजें दरकार होती हैं, जो जो बजट, वो सारी चीजें करके फिर एंड पे वो कार बनाता है। मतलब वो जो उसके वालिद ने वो किया होता है, डिजाइन किया होता है कार को, उसी कार को जो है वो डिजाइन दे के उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना के, तो फिर वो उसी कार के ऊपर वो सारा उन विलन्स वगैरह से जो बदला लेता है। तो मतलब ये है कि वो एक यूनिक, उस डिजाइन पे अभी कार बनी नहीं थी, उसने सिर्फ डिजाइन बनाया था, डिजाइन दिया था। तो उसके बाद फिर उसके बेटे ने आगे उसको एग्जीक्यूट किया और वो प्रोजेक्ट जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और तकमील को पहुंचा। तो एक यूनिक जो है वो एक डिजाइन उसने वो दिया अपनी एक ओल्ड मॉडल कार को, एक नया डिजाइन, नए फीचर्स के साथ, नए चीजों के साथ। जी, ये देखें ना, ये जो उसने उसके अंदर जो चेंजिंग लाई है ना, बेसिकली इसको हम इनोवेशन बोलते हैं, ठीक है? दैट इज इनोवेशन। और जो आपकी इनोवेशन है वो प्रोजेक्ट्स ही होते हैं बेसिकली। इनोवेशन होगी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, यू आर डूइंग समथिंग न्यू, कोई टेक्नोलॉजी चेंज आ। ये देखिए जिस तरह से नई गाड़ियां आ जाती हैं या नए मोबाइल आ जाते हैं, होते बेसिकली वही है, मगर उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आती है। तो जब उनकी फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन होती है चीजों की, तो वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं।
सर ये फ्रीलांसिंग जो है इसको भी हम प्रोजेक्ट में ले सकते हैं एग्जांपल तो। फ्रीलांसिंग के अंदर आप प्रोजेक्ट्स ही कर रहे होते हैं ना, आप कुछ सर्विस डिलीवर करते हैं, कुछ चीज आपको कहा जाती है कि आप ये बना दें और आप उसको बना कर दे देते हैं विद इन टाइम एक स्पेसिफिक कॉस्ट के अंदर। इट्स अ काइंड यस ऑफ सर। उसको तो आप कहते हैं अपने प्रोजेक्ट है। सर यस हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक काम को, स्पेसिफिक टास्क या गोल अचीव करने के लिए कोई भी काम किया जाए और वो प्रोजेक्ट की जितनी भी क्वालिटीज है, मीन्स के उसमें कॉस्ट, टेक्निक्स और ये क्वालिटी और टाइम वगैरह सारे मैनेजमेंट की जाए, तो कोई भी काम इन चीज़ों को फॉलो करते हुए किया जाए तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है। बिल्कुल। लेकिन उसके फिर मैं यही कहूंगा कि उसके अंदर जो है ना आपने डेफिनेशन के ऊपर ही रहना है कि आप एक टेम्पररी एफर्ट लगाएं, उसके ऊपर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड कॉस्ट है और आपने कोई नई चीज बनानी है। ये जनरल डेफिनेशन है। सर ये तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट में आ सकते हैं ना, मीन्स के डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म मिनी प्रोजेक्ट, या फिर एक चीज बनी हुई है जैसा कि अभी मूवी की बात हुई थी, वो मॉडल, वो सारा इंजन वगैरह उसके मैंने भी देखी है, तो वो सारी चीजें पहले से बनी हुई होती हैं, लेकिन उसने एक उसको न्यू स्पेसिफिक शेप दी होती है, मीन्स के उसमें न्यू इनोवेशन लेके आया, न्यू डिजाइन तैयार किया, हाफ पहले से था हाफ और लेके आया, तो ये मिनी प्रोजेक्ट हो गया है, लेकिन है तो प्रोजेक्ट ही ना। प्रोजेक्ट है, मैंने उसको बिल्कुल ऐसी कहा कि वो प्रोजेक्ट है क्योंकि उसके अंदर एक नई इनोवेशन आई है। जी सर। आपने प्रोडक्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस में भी पढ़ा हो, तो प्रोजेक्ट्स को अगर आप ऑपरेशंस के अगेंस्ट कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी कि प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस के अंदर क्या फर्क है। ओके सर। जी जी, मजीद फर्दर क्वेश्चंस, बहुत बड़ी क्लास है, 52 लोग हैं इसके अंदर, बल्कि 57 है, ठीक है, तो उसमें सर ये एक चीज पूछनी थी, नेक्स्ट वीक से आप ऑन कैंपस क्लास लेंगे ना? नहीं, ये मेरे ख्याल में ये ऑन कैंपस नहीं सर, ये ऑनलाइन ही है। लेकिन नहीं सर, इन टाइम कैंपस है हमारी क्लास आपके सर हमारी साथ नेक्स्ट ऑनलाइन वीक। है। एमकॉम एक ही है वो इन कैंपस। जो टाइम टेबल दिया सर उसमें ऑनलाइन ही शो हो रही है। सर ऑनलाइन शो हो रही है। लेकिन ये इन लिeu of thesis है, ये इन लिeu of thesis है, पीएम की क्लास इन लिeu of thesis है, तो ये ऑनलाइन ही होगी। यस सर, आपकी जो आपका जो सब्जेक्ट है इसकी जो इसका टाइटल है इसमें लिखा हुआ है इन लिeu ऑफ प्रोजेक्ट ऑनलाइन इन लिeu ऑफ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है साथ। आगे बेशक कैंपस लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ मैंने नहीं देखा, लेकिन जो आपके जो सब्जेक्ट का टाइटल है उसमें ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑनलाइन इन लिeu ऑफ प्रोजेक्ट। सर बस टाइम थोड़ा सा मैनेज कर लें, क्योंकि वो इन कैंपस क्लास लेने जाना है, मींस कि आपकी क्लास के 1 मिनट ही बाद दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा आप टाइम मैनेज कर लें। जी, आई विल ट्राई टू डू। अच्छा जी, अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कुछ समझ ना आया, मतलब बहुत से लोग हैं मगर वो नहीं कर रहे हैं, इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। सर मेरा क्वेश्चन था एक। जी जी सर, अगर प्रोजेक्ट के किसी एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम मिस्टेक। आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बताइएगा। दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज कट गई थी। जी बताएं। सर आई थिंक उनके सिग्नल शायद बहुत ही वीक है, वो नहीं कनेक्ट। सर नेट इशू हो रहा है। सर इसमें एक और बात बताएं, स्पॉन्सर अगर फॉर एग्जांपल आपके एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है वो ठीक है, लेकिन क्या स्पॉन्सर भी इसमें वो कर सकते हैं, उनका भी होता है? मैं जस्ट एक क्वेश्चन इस माइंड में आया कि स्पॉन्सर भी अक्सर ऑर्गेनाइजेशन को, आपका क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट जो होता है बेसिकली आपका, जी सर, जो आपका क्लाइंट होता है वो आपका स्पॉन्सर ही होता है, जो प्रोजेक्ट लिए पे कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो आपका स्पॉन्सर ही है। अच्छा सही, ठीक है।
ओके जी, अगर आपको मजीद कोई क्वेश्चन है तो इसके बाद मैं आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को। ठीक है, जब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसके बाद, ठीक है, डिस्कसिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये आप इसकी जो है ना वो स्नैप बना के ना उसको इसके अंदर शेयर कर दी करें। जी सर। ये है आपका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अप्रोच बेसिकली होती है कि कोई भी चीज़ है एक दफ़ा स्टार्ट होती है और इट क्लोजेस, इट एंड्स। तो हमने मुख्तलिफ किस्म के लाइफ साइकिल जो है ना वो पढ़े होंगे, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है, तो आपके जो डिफरेंट जो भी जो चीज़ स्टार्ट होती है उसका स्टार्ट होता है, फिर उसका एक मिडिल फेस होता है, देन उसका एक एंड फेस होता है। ठीक है, जब इस किस्म की चीज़ हो तो हम उसको वी कॉल इट एज लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोजेक्ट का भी लाइफ साइकिल है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये टेम्पररी एंडेवर है, बेसिकली इट इज द टेम्पररी एंडेवर। तो इसका जो है ना एक स्टार्ट होगा, ठीक है, और एक इसका जो है ना वो फिनिश होगा। ठीक है, अब हम इसमें ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट के जो है ना व्हाट कैन बी द डिफरेंट फेसेस। ठीक है, प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेसेस कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से टाइम के साथ मैंने ग्राफ बनाया छोटा सा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए टाइम है आपका। ठीक है, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आप प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं और कॉस्ट भी डाल सकते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट एंटिटीज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो आपके प्रोजेक्ट को हम जो है ना वो डिफरेंट तरह से देख सकते हैं। एक आपके पास एक शुरू का फेस होगा, ठीक है, ये शुरू का फेस है, ठीक है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये जो फेस है शुरू का, ठीक है, इसको हम कहेंगे इनिशिएशन फेस। प्रोजेक्ट का जो है ये इनिशिएशन का फेस है, इन द बिगिनिंग। ठीक है जी, दिस इज इनिशिएशन फेस। जी सर। उसके बाद आपके पास जो इनिशिएशन के बाद जो नेक्स्ट फेस आता है वो आपके पास आता है प्लानिंग का फेस आता है आपके पास। ये प्लानिंग फेस है। प्लानिंग फेस जो है वो रिलेटिवली बिगर होता है। ठीक है, इसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो वर्किंग होती है। ठीक है, और ये प्लानिंग फेस। प्लानिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का जो फेस आता है वो है एग्जीक्यूशन का फेस आता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये इस तरह से मतलब एक फेस खत्म हो तो दूसरा फेस शुरू हो, मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मगर ये है कि ये डिफरेंट फेसेस हैं इसके लाइफ साइकिल पे। या एग्जीक्यूशन का फेस आ गया, राइट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट फेस आएगा दैट विल बी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेस। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, इसके अंदर आप प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेस। एंड देन जो आपका जो लास्ट प्रोजेक्ट का फेस है, ठीक है, दैट इज द क्लोजर। तो इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है। तो इसको इनिशिएशन से लेकर क्लोजर तक जितना भी आपका प्रोजेक्ट के अंदर जो वर्किंग है, ये जो चीजें होती हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये आपका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। सर इसमें प्लानिंग फेज जो है वो सबसे पहले नहीं होगा कि हम किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग तो सबसे पहले करेंगे सर? नहीं, प्लानिंग से पहले भी एक फेज होता है कि आपने, देखिए, प्लानिंग आप तब करते हैं राज साहब जब आप डिफाइन कर लेते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट करना भी है या नहीं करना है। ठीक है, अगर तो आपने डिफाइन कर लिया कि आपने ये प्रोजेक्ट करना, तो आप फिर उसकी प्लानिंग करें। अब ऐसी हर एक चीज की प्लानिंग नहीं शुरू करनी। ओके सर, ठीक है ना।
मतलब लेट्स सपोज आपने जिस तरह से घर की बात की, तो आपने पहले डिसाइड करना है कि भाई घर बनाना भी है या नहीं बनाना है, आपने प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना। जी सर एक दफा आपने डिफाइन कर लिया तो प्लानिंग आप उसके बाद उसकी करें, ठीक है। तो प्लानिंग से पहले आपका इनिशिएशन फेज आता है। इनिशिएशन में बेसिकली प्रोजेक्ट स्टार्ट की बात होती है। सर ये आपने क्लोज लिखा है और उसके बिल्कुल नीचे टाइम लिखा है, इसका क्या मतलब? ये बेसिकली आपको ना हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, ये ग्राफ बना हुआ है कि मतलब ये है कि आप ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे टाइम है, टाइम मतलब पहले शुरू में इनिशिएशन, फिर प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन, इस तरह से करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट के स्टेप वाइज स्टेजेस हैं। जी, इनिशिएशन है, फिर प्लानिंग है, फिर इस तरह से करते हैं। जी, इसमें मजीद कोई आपकी क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है थोड़ी देर। आप और हर तरफ से इनपुट आनी चाहिए। आपके जो क्लास की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सर इनिशिएशन फेज को हम कह सकते हैं इसमें मतलब आइडियाज जनरेट कर सकते हैं हम, फिर उस आइडिया को देख सकते हैं कि हमारा ये आइडिया जो है किस हद तक एक इफेक्टिव है। तो ऐसी चीजें जो हैं हम इनिशिएशन फेज में देख सकते हैं। मतलब आपने तो आप चैप्टर वाइज कहना चाह रहे हैं फर्स्ट जो फेज है? नो नॉट चैप्टर वाइज। जी सर। सर इनिशिएशन फेज में वर्क टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी आएगी ना, वो डिस्कस होगी उसमें। या सर आप ये कहना चाहती ये थीम है जो प्रोजेक्ट है उसको हम जिस आई डोंट नो सर, कंफ्यूज हो रहे हैं। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट कह सकते हैं सर इसे हम। इनिशिएशन में मेरे ख्याल में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हम होगी। ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं सर इसको। ओके, इसमें जो इनिशिएशन है सर इसमें जो है ना आपको सिर्फ यही बताना है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होगा। प्रोजेक्ट का जो अप्रोच है उसका हम करेंगे क्या फिर अगर स्टार्ट इन द बिगिनिंग ना, जो आपने जिस तरह से अकाउंटिंग में पढ़े हो, फाइनेंस में, ये प्रोजेक्ट की सर इसमें प्रोजेक्ट के थीम के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाएगा। नहीं, फर्स्ट जो है उस पे पर्पस आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका पर्पस क्या होना चाहिए, किस लिए जो है ना आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। गोल डिफाइन किया जाएगा। सर प्रोजेक्ट के थीम पे डिस्कस की जाएंगी सारी चीजें। आपकी फिजिबिलिटी एनालिसिस होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पे बैक पीरियड, ये सारी चीजें आप इनिशिएशन में करते हैं। ठीक है, आपके जो प्रोजेक्ट का डिटेल्ड स्कोप है और जो टाइम है और जो कॉस्ट का बजट है वो आप प्लानिंग फेज के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है सर, हम ये कह सकते हैं इसमें ये फर्स्ट स्टेप में हम ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स एंड टेंडम विद द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड क्लेरिफाइज इसके ये क्लेरिफाई के प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को, स्कोप्स को एंड कंस्ट्रक्शंस को, ये सारी इसमें पहले से क्लेरिफाई किए जाते हैं, स्पॉन्सर्स वगैरह, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो है ना शुरू में फिजिबिलिटी एनालिसिस जिस तरह से मैंने बता दिया, आपने जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट, स्पॉन्सर कौन है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, टेंडम विद द प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट में अगर आपको वो काम करते हैं, काम कर रहे हैं, जिसका आपने अगर पीसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सुनी है, तो जो फिजिबिलिटी वाली डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे इनिशिएशन के अंदर बनती है। ठीक है, या प्रोजेक्ट चार्टर वगैरह हो गया वो इसके अंदर बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह से। सर इसमें ये ऑब्जेक्टिव स्कोप्स ये वाले भी डिस्कस किए जाते हैं ना? क्या चीज? ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स, कॉन्स्ट्रेंट्स हाई लेवल पे डिस्कस।
शुरू में इन चीजों की डिस्कशन हाई लेवल के ऊपर होती है। ओके सर। जी सर एग्जीक्यूशन फेज में क्या क्या आएगा उनके? इसमें एग्जीक्यूशन में बेसिकली जब आप प्लानिंग कर लेंगे ना, प्लानिंग यहाँ पे शुरू से आपने फिजिकली एनालिसिस कर लिया और सारी चीज। जी सर। प्लानिंग के अंदर आपने प्रोजेक्ट का डिटेल्ड स्कोप डिफाइन किया, प्रोजेक्ट का डिटेल्ड बजट डिफाइन किया, जी सर। उसकी आपने टाइमलाइन डिफाइन की, ठीक है। फिर प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आपने क्या करना है, आपने उसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, मतलब यू हैव टू स्टार्ट डूइंग वर्क, ठीक है ना। आपने प्रोजेक्ट के वर्क को स्टार्ट करना है, ठीक है सर। तो जो आप काम कर रहे हैं ना, जो भी प्रैक्टिकली जो आप वर्क कर रहे हैं वो एग्जीक्यूशन फेज के अंदर हो रहा है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। सर इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे थोड़ी सी चीजें, क्योंकि प्रोजेक्ट में तो काफी चीजें होती हैं ना सर, उसकी प्रोग्रेस, उसका जो भी वर्क चल रहा है वो किस स्टेज पे, काफी चीजें बीच में और भी आती हैं। तो आपको कोई प्रैक्टिकल बैकग्राउंड है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर कर प्रैक्टिकली वर्किंग। सही। किस डोमेन में काम कर रहे हैं आप? सर मैं अभी जी सर मैं शर्मा कफी मेडिकल सेंटर में कर रही हूँ, वहाँ पे मैं एडमिशन एंड डिस्चार्ज डिपार्टमेंट में होती हूँ। अच्छा देखिए, वो तो बेसिकली ऑपरेशंस इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे। वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, ठीक है जी सर। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि एग्जीक्यूशन में मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ, कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आपकी बिल्डिंग बनेगी ना, एक्चुअली जो वर्क होगा, ठीक है, जो एक्सकवेशन होगी, उसके बाद उसके ऊपर जो सीमेंट्री वर्क होगा, उसके बाद उसके ऊपर जो इंटीरियर का वर्क होगा, ये सारी एग्जीक्यूशन है, ठीक है, जो आपने प्लान में की थी। जी सर। ठीक होगी बात। तो वो जितनी भी वर्किंग है, प्रैक्टिकल जो वर्किंग है, ठीक है, वो एग्जीक्यूशन है। जो आप ये कह रही हैं कि रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर काम हुआ नहीं हुआ, सारी चीजें वो आगे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर आ जाता है। सर जी सर। सर ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सर, ये प्रोजेक्ट की जो सी होती है साथ साथ ही शुरू हो जाएगी या कोई इसका टाइम होता है, किस टाइम के बाद शुरू होगी? ये अस्कार ऐसे होता है कि आप शुरू में ये आपको जैसे डायग्राम से ऐसे लग रहा है कि पहले प्लानिंग होगी और एग्जीक्यूशन होगी फिर मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही होती है उसी के दौरान ही मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी हो रही होती है। ठीक है, सही सर। ठीक है ना, मतलब साथ साथ आप जो काम कर रहे हैं ये साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी हो रही है कि आपका जो काम है, जो आप काम कर रहे हैं वो आपकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो उसके मुताबिक हो रहा है तो ठीक हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप उसको चेंज करने की कोशिश करें। सर ये एग्जीक्यूशन पैसेज में ये हम लिख सकते हैं, ये कीप वर्क ऑन ट्रैक एंड ऑर्गेनाइज टीम मेंबर्स, मैनेज टाइमलाइंस एंड मेक श्योर द वर्क डन अकॉर्डिंग द ओरिजिनल प्लान। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, जो मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग के अंदर आप डिस्कस करें। ओके सर। सर इससे ये चीज सामने आई कि पहले हम सबसे पहले इनिशिएशन फेज और प्लानिंग फेज को खत्म करने के बाद हम एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का फेज जो है वो साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगा सर। लेकिन फॉर एग्जांपल सर हमें एग्जीक्यूशन